सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स चैप्टर में इससे पहले मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें कुछ एक रूल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। और आज इस वीडियो में हम आगे के कुछ और नियम जो हैं वो देखेंगे। इन सभी रूल्स को के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे के रूल्स आज हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर रूल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, 1 बाय 1 मैं इनको रीड करती जाऊंगी। तो इसमें यहाँ 13 नंबर पे लिखा है, निजी प्रयोग के जेवरात और जो ज्वेलरी, जेवरात यानी कि ज्वेलरी और जो रहने का मकान होते हैं उन्हें ही हम कैपिटल एसेट मानते हैं। इसके अलावा निजी यूज़ की दूसरी संपत्तियाँ जो हैं उन्हें कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। इसके आगे वाला जो रूल है वो है 14 नंबर, व्यापार की जो गुडविल होती है उसे कैपिटल एसेट माना जाता है, लेकिन जो प्रोफेशन की गुडविल होती है उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। नेक्स्ट, किसी पार्टनरशिप फर्म के विघटन की स्थिति में संपत्ति का जो मार्केट प्राइस होगा ना, उसे ही आपको संपत्ति का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मानना है। नेक्स्ट है, किसी पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को प्रवेश देने की स्थिति में संपत्तियों का जो पुस्तक मूल्य होगा, जो उनकी बुक वैल्यू होगी, उससे ही उनका विक्रय मूल्य माना जाएगा। तो फिर से देख लीजिए इसको। अगर तो साझेदारी फर्म का विघटन हो रहा है, उस स्थिति में संपत्ति का बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू उसका विक्रय मूल्य मानी जाती है। और यदि नया साझेदार प्रवेश ले रहा है फर्म में, ऐसी स्थिति में एसेट्स की जो बुक वैल्यू है दैट विल बी कंसिडर्ड एज देयर सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है गुडविल, किराएदारी अधिकार, ट्रेडमार्क आदि ये जो एसेट्स हैं, अगर ये खुद के द्वारा अर्जित की गई हों तो इनकी लागत को ज़ीरो माना जाता है, लेकिन यदि इन एसेट्स को किसी दूसरे पर्सन से परचेज किया गया है तो फिर इनकी लागत को हम शून्य नहीं मान सकते। ऐसी स्थिति में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल 2001 के मार्केट प्राइस से जो हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसको आप दोबारा समझ लीजिए। गुडविल, किराएदारी अधिकार, ट्रेडमार्क आदि ये जो एसेट्स हैं, अगर ये खुद ने अर्जित की हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी लागत को आपने शून्य मानना है, और यदि इनको खरीदा गया है तो इनकी लागत नील नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल 2001 के मार्केट वैल्यू से तुलना करने का जो रूल है वो इन पर लागू नहीं होता। आमतौर पर क्या होता है, यदि कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है तो उस संपत्ति की एक्चुअल कॉस्ट या फिर 1 अप्रैल 2001 को उसका मार्केट प्राइस जो दोनों में से ज़्यादा होता है उसे ही हम संपत्ति की प्राप्ति की लागत या उसकी परचेजिंग कॉस्ट मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट 18 नंबर पर रूल जो आपके सामने है वो है, किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करने पर। कई बार क्या होता है, किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते समय कुछ एक बातों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें से पहला है, स्टॉक में कन्वर्ट करने की डेट को संपत्ति का जो बाज़ार मूल्य होता है उससे ही संपत्ति का विक्रय मूल्य माना जाता है। ठीक है, जिस तिथि को स्टॉक में कन्वर्ट करने की डेट को एसेट का जो मार्केट प्राइस होगा वही उसका सेलिंग प्राइस माना जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के वास्तविक विक्रय करने पर पूंजी लाभ की गणना उस साल में की जाती है जिस साल में उस एसेट को वास्तव में बेच दिया गया हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते समय जब हम उसको इंडेक्स करते हैं तो 289 इंडेक्स नंबर के स्थान पर उस साल का सूचकांक प्रयोग किया जाता है, इंडेक्स नंबर उस साल का प्रयोग किया जाता है जिस साल हमने एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया था। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 289 की जगह पर उस साल के इंडेक्स नंबर को यूज़ करना है जिस साल में एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया गया था, और उस संपत्ति के विक्रय करने पर पूंजी लाभ की यानी कि कैपिटल गेन की गणना भी उसी साल की जाएगी, उस वर्ष में की जाएगी जिस वर्ष संपत्ति को एक्चुअल में बेच दिया गया हो। ठीक है, एक इसी में पॉइंट और है कि स्टॉक में कन्वर्ट करने की डेट के मार्केट प्राइस और
संपत्ति के एक्चुअल सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानेंगे। इसको फिर से ध्यान से सुन लीजिए। स्टॉक में जब हमने कन्वर्ट करा है उस डेट को मार्केट प्राइस और एसेट के वास्तविक विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वो व्यापार तथा पेशे की आय उसको माना जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर जो रूल है ये आपका डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट से रिलेटेड है। डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र से होने वाला जो लाभ है, जो गेन है, दैट विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज। अल्पकालीन पूंजी लाभ ही होगा वो हमेशा। और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसके बारे में जो नियम है वो पॉइंट नंबर 20 में आपको बताया गया है। डेप्रिशिएबल एसेट्स जो हैं उनके दशा में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। देखिए, यदि किसी ग्रुप की सभी एसेट्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाए और एसेट ट्रांसफ़र से प्राप्त जो कंसिडरेशन है, जो प्राप्ति हुई है, जितने में उसको बेचा है, मतलब जो कंसिडरेशन मिला है, उसमें से कुछ एक राशियों को घटा दिया जाता है और घटाकर ही हम पूंजी लाभ या फिर हानि की गणना करते हैं। तो जितने में बेचा है उस पूरे ब्लॉक को उस ब्लॉक के सेलिंग प्राइस में से घटाना क्या क्या है, प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग यानी कि 1 अप्रैल 2019 को। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 2019-20। तो 2019-20 की शुरुआत कब होती है 1 अप्रैल 2019 को। तो फिर 1 अप्रैल 2019 यानी कि गत वर्ष के प्रारंभ में उस समूह का जो WDV होगा, रिटन डाउन वैल्यू होगी, एक तो उसे घटाएंगे हम, दूसरा घटाएंगे प्रीवियस ईयर में परचेज़ की गई उस ग्रुप की अगर कोई और एसेट है तो उसको भी घटाएंगे, और तीसरा घटाएंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस या ब्रोकरेज एक्सेट्रा। तो फिर से ध्यान दीजिए, जो भी सेलिंग प्राइस है उस पूरे ग्रुप के एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पर जो भी कंसिडरेशन मिला है उसमें से 3 चीज़ें घटाइए। 1 अप्रैल 19 को WDV, 19-20 पूरे ईयर के अंदर क्रय की गई उसी समूह की और संपत्तियां, और घटाइए ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस या फिर ब्रोकरेज। ठीक है, ये रूल तब लागू होगा जब हम किसी एसेट की किसी ग्रुप की सारी एसेट को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमको कैपिटल गेन भी हो सकता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी समूह की यदि सारी संपत्तियों को हस्तांतरित ना किया जाए बल्कि एक या फिर कुछ संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाए तो फिर ऐसे हस्तांतरण से प्राप्त प्रतिफल में से क्या क्या घटाया जाएगा। घटाने वाली चीज़ें वही रहेंगी कि प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में उस समूह की WDV, प्रीवियस ईयर में खरीदी गई उस समूह की संपत्तियां, और ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस या फिर ब्रोकरेज। तो जो कंसिडरेशन मिला है, जो प्राप्त प्रतिफल है, उसमें से तीनों राशियां घटा दी जाएंगी। तो जो डिफरेंस होगा, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, प्लस में आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन की गणना की जाएगी इस तरह से। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन हमको नहीं करनी। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। यदि किसी ब्लॉक की सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति में कैपिटल गेन तो निकलेगा लेकिन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। टोटल कंसिडरेशन में से ये जो 3 पॉइंट 1st, 2nd, 3rd लिखे गए हैं इनको घटा देंगे। तो अगर डिफरेंस आ रहा है, अधिक है मतलब कंसिडरेशन, तो फिर अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। और यहाँ एक बात और है कि जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और ग्रुप में जो एसेट्स बाकी रह गई हैं उन पर फ्यूचर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और यदि जो ये कंसिडरेशन है, जो ये सेलिंग प्राइस है, वो कम है और ये 1st, 2nd, 3rd पॉइंट का टोटल जो है वो ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस होगा वो प्लस में नहीं होगा, मतलब कंसिडरेशन कम है और ये घटाने वाले अमाउंट्स ज़्यादा हैं, ऐसी स्थिति में माइनस में आ रहा होगा। लेकिन हमको हानि उसको नहीं मानना, हानि की गणना इसके अंदर नहीं की जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो उस ग्रुप की बाकी संपत्तियां बची हैं उन पर डेप्रिसिएशन ज़रूर अलाउ किया जाएगा। तो ये आपका रूल ध्यान में रखने योग्य है कि जब किसी ब्लॉक की सारी एसेट्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो किस तरह से करना है, और जब किसी ब्लॉक की कुछ एसेट्स का ट्रांसफ़र किया जाए यानी कि सारी एसेट्स का ट्रांसफ़र ना किया जाए तो किस तरह से हम उसको क्या उसका ट्रीटमेंट होगा।
तो बस बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस दोनों ही हो सकते हैं। और यदि हम पूरे ब्लॉक का ट्रांसफ़र ना करके किसी ब्लॉक की एक एसेट या कुछ एक एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर हम कैपिटल गेन की गणना तो ज़रूर करेंगे लेकिन कैपिटल लॉस की गणना नहीं करेंगे। तो ये इससे संबंधित कुछ एक रूल्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। अभी इसमें कुछ एक रूल्स और बाकी हैं, तो वो इसके बाद मैं आपसे एक वीडियो और शेयर करूँगी जिसमें बाकी के रूल्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।